Welcome to the 100th issue एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आप जानते हैं कि अब तक ये 99 एपिसोड्स हो चुके हैं। आज 100वां एपिसोड है और इसमें हम जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो है अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, अपना नैरेटिव देते हैं और हालात का जायज़ा लेते हैं। पिछले महीने, आज चूँकि दिसंबर की 2 तारीख़ है, तो पिछले माह नवंबर में इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में और इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में। जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे वो लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए, जबकि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है वो बेसिक जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी होती है, जिसको लोकल बॉडीज इलेक्शन कहते हैं, वो हुए, जिनको जम्मू कश्मीर में नाम दिया गया है डायरेक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। अब ये नाम ही जो है ये बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि एक तो इसके अंदर जो फंडिंग है वो किसी और रास्ते से, यानी बजरिया फलां 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 नहीं आएगी, बल्कि डायरेक्ट काउंसिल को दी जाएगी। और दूसरी, ये जो डायरेक्ट फंडिंग होगी, ये काउंसिल जो है इनका मकसद होगा डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे, इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके इलेक्शन हुए और हम देखते हैं कि खिलाफ तवक्को गुपकार ग्रुप जो है, जिसको मैं गुपकार गैंग कहता हूँ, उनके कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वोट डाले और पहली दफ़ा तारीख में जम्मू कश्मीर की किसी इलेक्शन में इतनी गहमा गहमी देखने में आई, बावजूद इसके कि हड्डियों को चिलचिला देने वाली सर्दी थी और इस बात का भी खदशा था कि कहीं कोई बम धमाका या दहशतगर्दों का हमला ना हो। लेकिन मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात हुए और इसकी एक हाईलाइट ये थी कि एक 120 साल खातून वो अपने पड़पोते को कह के उसके कंधों पर चढ़कर वोट डालने के लिए आई। तो ये इतने लोगों ने इन डायरेक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन को इतनी अहमियत दी। और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शन है, ये 73 साल में पहली दफ़ा हुआ है। यानी अब तक इतनी हुकूमतें आई और गईं, रियासत भी बनी और पता नहीं क्या कुछ बना, लेकिन आज तक ये ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी नहीं गई। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो चुकी थी और इस हवाले से 1700 बैलेट पेपर जो है, पोस्टल बैलेट पेपर पकड़े गए, जो ऑलरेडी स्टैम्प थे स्टोर में, वो पकड़े गए। फिर इलेक्शन वाले दिन हम देखते हैं कि किस तरह से बैलेट बक्सों को चोरी किया गया और उनको तब्दील किया गया। एक जगह पे बाकायदा फायरिंग की गई बैलेट बक्सों के ऊपर। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही नताइज सामने आए, गिलगित बल्तिस्तान एक दफ़ा फिर शोलों की लपेट में आ गया। अवामी मुजाहरे, पुरतशद्दुद मुजाहरे, रात भर कई दिनों से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया और यह सारा कुछ। और इन इंतखाबात को ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों ने भी इनको मुस्तरद कर दिया। जैसे जैसे करके एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन्होंने, पीटीआई ने बना ली है और हम इसमें कोई, हमें हैरत नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक उनके पास जादू की छड़ी है, वो जिसके कंधे पर रख देते हैं वो पत्थर का हो जाता है। वो भूल जाता है कि उसकी वाबस्तगियाँ कहाँ हैं और उसके बाद उसकी नज़र सिर्फ एक सिमत में कायम हो जाती है और वो सिमत है पाकिस्तान की आईएसआई, और फिर वो जो कहते हैं वही होता है। अब देखना यह है कि जो असम्बली बनी है गिलगित बल्तिस्तान में, हल्फ उठा लिया गया है, वज़ीर आला ने भी हल्फ उठा लिया, वज़ीरों ने भी उठा लिया है। बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। अखबारों के पेटों को, अखबार का जो पेट होता है उसको अब अपने आप को भरने के लिए नई डिशेस उसके सामने आ गई हैं कि कौन अब कैबिनेट का मिनिस्टर बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन एडवाइज़र बनेगा। तो वो एक मसनूई सनसनी वो फैला रहे हैं और अपने मीडिया के ज़रिए। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन इलेक्शंस में कौन लोग जीत के आए, चाहे वो अपोजिशन के थे, चाहे वो हुकूमत के पीटीआई के थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि ये इस असम्बली में आने के बाद एक छोटा सा यूफोरिया तो होता है कि हम जीत गए, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि अपोजिशन समेत जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट कायम हुई है
उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी GHQ और इस्लामाबाद जो ISI का हेडक्वार्टर है वहाँ से चलती हैं। दोस्तों साथियों, इस वक्त हम देखते हैं कि वादी के अंदर गुपकार गैंग के ऊपर काफ़ी बड़ा एक इंकशाफ हुआ है और वो रोशनी स्कैम की हवाले से हुआ है। और हम देखते हैं कि किस तरह से रोशनी स्कैम के हवाले से दूसरों को तो छोड़े, खुद फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर रहे और जो कश्मीरियों के अंदाता बने हुए थे, उन्होंने गवर्नमेंट की 7 कनाल ज़मीन पे कब्जा करके अपनी कोठी बनाई हुई है। तो अब मसला ये है कि ये जो 370 ख़त्म हुआ है, इसके बाद अब वहाँ पे करप्शन जो है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन करप्शन की वो सूरत हाल अब हरगिज़ नहीं होगी कि जो पैसा दिल्ली से आ रहा है हज़ारों करोड़ की शक्ल में सालाना, उसका कुछ पता नहीं लगता था कि वो पैसा कहाँ गया। यही वजह है कि 370 ख़त्म होने के बाद जब सबसे पहले 70,000 करोड़ की आई दिल्ली की तरफ से ग्रांट आई और इमदाद आई, तो वो पंचायतों के सरपंचों के पास डायरेक्ट आई और उसकी वजह से इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के तकरीबन तमाम गांव और देहात में 24 घंटे बिजली आती है। किसी वक्त चली भी जाती होगी, लेकिन जनरली स्पीकिंग एवरेज 24 घंटे बिजली वहाँ आ रही है। जबकि दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, वहाँ पे हम लोग इतने बेबस हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमारे 2 दरिया तब्दील कर दिए, उनके रुख, और हम कुछ नहीं कर सके, हम कुछ भी नहीं कर सके। और उन्होंने मेरे दरिया, यार कोई सोचने वाली बात है, हमारे दरिया का रुख चेंज, दरिया नीलम और कृष्ण गंगा जो है, कृष्ण गंगा का और दरिया झेलम का रुख तब्दील कर दिया, मुजफ्फराबाद को प्यासा मार दिया इन्होंने। समझ रहे मेरी बात? लेकिन आज जो हुआ है, यानी कि कल जो गुजरी है, वो ये हुआ है कि जो पाकपतन का वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि जी उस पर साइन हो गए। किसने साइन किए? आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने, और किसने? चाइना की कंपनी ने। यानी बराह रास्त अब चाइना की कंपनी गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्रोचमेंट्स कर रही है, इकोनॉमिक इंक्रोचमेंट्स, एक्सपेंशनिज्म कर रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल चाइना के फौजी जो कमांडर्स हैं वो उसका दौरा करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और जो भी वहाँ पे इस वक्त हो रहा है, एक गोली भी अगर चलती है तो वो चाइना जो है उसकी मर्जी और इजाज़त के बगैर या उसकी अंडरस्टैंडिंग लिए बगैर नहीं चलती, पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया फेंका जा रहा है। अब हम लोगों के पास एक चॉइस थी, और वो चॉइस ये थी कि हम 1947 में जो जंग पाकिस्तान ने हम पे मुसल्लत की, भारतीय सेना उस जंग का जब जवाब देना शुरू किया तो उसका मुकम्मल जवाब देती, लेकिन हमारे साथ गद्दारी हो गई। माउंटबेटन, शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी, इन तीनों ने मिलकर साजिश की, सीज फायर की, और हमारा केस जो बनता ही नहीं था बनाकर यूनाइटेड नेशन में ले गए। यही बरतानिया चाहता था कि एक ऐसी मुसीबत इस खिते में खड़ी कर दी जाए कि भारत जो है, जब भी भारत तरक्की की तरफ जाना चाहे, जब भी इकोनॉमिक एमेंसिपेशन की तरफ जाना चाहे, तो कश्मीर की टल्ली खड़का दी जाए। और आज तक यही होता रहा है। वेस्ट जम्मू का जो इलाका इन्होंने काटा है, वो इसीलिए काटा है कि बरतानिया नहीं चाहता था कि इंडिया को बराह रास्त नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसके रास्ते सेंट्रल एशिया का रास्ता अफगानिस्तान से मिले। और गिलगित बल्तिस्तान को जो मेजर विलियम ब्राउन के ज़रिए बगावत करके, और घनसारा सिंह जो थे, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, उनको गिरफ्तार करके कनपट्टी पे गोली रख के ये धमकी दे के कि अगर तुमने सरेंडर ना किया तो हम तमाम हिंदुओं को मार देंगे, वहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा करवाया ताकि गिलगित बल्तिस्तान भी रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से भारत का हिस्सा ना बन सके और भारत को सेंट्रल एशिया का रास्ता मुयस्सर ना आए। और आज भी एक ग्रेट गेम जारी है। लेकिन आज मसला ये है कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान में अब कैपेसिटी नहीं रही कि पाकिस्तान
इवन के बतौर साम्राज्य के आलाकार के भी काम कर सके। यानी वो अब चाइनीज के लिए भी एक लाइबिलिटी बन गया है। इतना कमजोर सिपाही है कि उस बेचारे से तलवार ही नहीं उठती, तो उसने लड़ना क्या है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सफारती सतह पे, डिप्लोमेटिक सतह पे शिकस्त फाश का सामना हुआ। उसके करीबी जो दोस्त और साथी थे, उसके ट्रस्टेड फ्रेंड्स जो थे, उसके फाइनेंसर जो थे, सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे ममालिक उसका साथ छोड़ गए। आज रहस्य है कि उसके साथ एक नीम पागल तुर्की का जो सदर है, नीम पागल फनेटिक, वो तुर्की का खादिम हुसैन रिजवी है, वो आज पाकिस्तान के साथ है। और इसी तरह मलेशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन मसला ये है कि तुर्की और मलेशिया और पाकिस्तान के साथ कोई नहीं। तो अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है बड़ा सिंपल कि इन्होंने ओआईसी के ऊपर बड़ा दबाव डाला पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने कहा कि अगर ओआईसी की मीटिंग ना बुलाई गई कश्मीर के मुद्दे पे, 370 के खात्मे के मुद्दे पे, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम ख्याल इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर अलहदा से अपनी मीटिंग बुला लें और रेजोल्यूशन अपना अलहदा से कर लें। ये बगावत थी, और जाहिर है ये बगावत सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ओएसआई का सबसे बड़ा बुली है। तो सऊदी अरेबिया ने फिर 3.1 अरब की जो ऑयल क्रेडिट लाइन थी पाकिस्तान को जो दी थी इमरान खान के आने पर, उन्होंने बतौर तोहफा या जो भी, वो उन्होंने फौरी कैंसिल करके उन्होंने कहा तुम्हारे पे हमारा $1 अरब का ऑलरेडी बिल बन चुका है, वो हमें वापस लाओ। तो मुसलमान ने मुसलमान को नीचा दिखाया और कहा पैसे वापस लाओ, और मुसलमान को काफिरों से कर्जा लेके वो मुसलमान का कर्ज उतारना पड़ा। तो ये इनका इस्लामिक उम्मत और उम्मा और भाईचारा जो है उसकी ये कलई मैंने आपके सामने खोल दी। तो ये कोई उम्मा शुमा नहीं है, ये कोई इस्लामिक ब्रदरहुड, ये वो सब बकवास है। ये असल गेम सारी जो है ये मंडियों की है, ये हेगेमनी की है, और ये है कि कौन सा साम्राज्य मुल्क हमें ज़्यादा पैसे देगा तो हम उसकी दलाली करेंगे। शुक्र है इंडिया को ये काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया खुद एक बड़ा मुल्क है। इंडिया खुद एक, जिसे कहते हैं ना, जैसे वो मिथुन चक्रवर्ती को कहते थे दादा है, तो और लेकिन अच्छा दादा है, नेक दादा है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है। भारत ने आज तक दिया है, लिया नहीं है। भारत पे लोगों ने आज तक हमला किया है, भारत ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया। बहरहाल, तो ओआईसी की इजलास हुई है 27-28 को नाइजर के मुल्क में, जो अफ्रीका में है, और वहां पे उन्होंने रेजोल्यूशन बिल आखिर पास कर दिया। उनका जान छुड़ाओ पाकिस्तान से, यार क्या रेजोल्यूशन लाओ भाई। उन्होंने साइन किया, सबने कहा यार जान छोड़ो। वो एक रेजोल्यूशन जिसका कोई लीगल, उसकी कोई हैसियत नहीं, जो दुनिया किसी फोरम पे पेश नहीं किया जा सकता, जो कोई पटिशन भी नहीं है, समझ आई ना, जो कहीं किसी अदालत में दाखिल की जा सके, तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसमें मजबूर हुआ है सऊदी अरेबिया उस पर दस्तखत करवाने के लिए, सब ने किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओआईसी में स्प्लिट ना हो। लेकिन ओआईसी जो है ये एक डेड हॉर्स है। इसके अंदर अब जो मुसलमान ममालिक, सो कॉल्ड मुसलमान ममालिक हैं, वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं। तुर्की और सऊदी अरेबिया, समझ आई ना, तो ये आपस में अब दस्तो गिरेबान है। तो ये अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक डिसयूनिटी है। ये टूटेगी, ये खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये जैसे डेड स्टार होता है ना, कहते हैं ब्लैक होल में चला गया, ये इसका वो हिसाब होगा। बड़े बड़े बने अलायंसेस, 8CD बना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं है आज के दौर में। सेंटो बनी, सीटो बनी, खत्म हो गई। नेटो को खुद ट्रंप ने कहा कि ये बेकार है ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब कहाँ है नेटो इस वक्त? आपको कहीं नेटो नजर आती है? तो कहने का मकसद ये है कि ओआईसी के इस रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। इस पर बात करना भी वक्त ज़ाया करने के बराबर है, इस पर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है।
और इंडिया का बाल भी बीका नहीं कर सका। यानी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बयान दिया है, वो बयान इसलिए उन्होंने दिया है इस रेजोल्यूशन के खिलाफ, यानी कंडेम किया है उसको, कि उनकी ये डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। अदर देन दैट हु केयर्स कौन सा रेजोल्यूशन, कैसा रेजोल्यूशन, बस ये कोविड-19 के हटने की देर है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और याद रखिए, आज़ाद कश्मीर के लोग ये जान लें कि उनके पास दो ही चॉइसेस हैं, या ये कि वो रावलपिंडी का एक ज़िला बन के रहें, और या ये कि वो अपना फ़ख्र सर से बुलंद करके भारत की जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनकर बराबरी की बुनियाद पे एक भारतीय शहरी बनकर अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसे जांविदां रास्ते पर डाल दें जिसके सहर में सिर्फ खुशबू, तरक्की, तमद्दुन और अमन है। थैंक यू वेरी मच।